हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग तट। ये हमारा चैप्टर हॉर्नबिल का है और इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़ा तो इस साइट पर आपको लिंक मिल जाएगा और आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से जाइए और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो फिर आपको ये जो वीडियो है पार्ट 3 वाली ये जो वीडियो है वो समझ नहीं आएगी और आपको आधी अधूरी कहानी स्टोरी लगेगी। इस वजह से हम कह रही हूँ पहले से ही कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपलसरी आपको देखना, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्लास 11 की इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी और इसकी हेल्प से आप लोग एग्ज़ाम में आने वाली जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में ये देखा था कि किस तरह से किंग टट की जो मम्मी थी उसकी डिस्कवरी कैसे हावर्ड कार्टर ने की। हावर्ड कार्टर ने डिस्कवरी के बाद उनकी मम्मी और कॉफिन को अलग करने के लिए किस तरह से क्या किया, और जो जही आवाज़ है उन्होंने उस मम्मी का एक्सरे किया, एक्सरे से क्या क्या क्वेश्चंस बने कि उनकी जो किंग टट थे कब मरे, कब उनकी मृत्यु हुई, या फिर जब उनकी मृत्यु हुई थी तब उनकी क्या मतलब कितनी एज थी, किस तरह से ये क्वेश्चन थे। और किस तरह से उनकी जो मम्मी थी उनको देखा कि बहुत सारे टूरिस्ट आए थे उनकी मम्मी को देखने के लिए। कुछ टूरिस्ट ये सोच रहे थे कि हाँ कि इनकी मृत्यु कब हुई होगी, किस एज में हुई होगी, या फिर इतनी जल्दी इनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो टूरिस्ट के बारे में जाना और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि जो किंग टट की फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे एमेनहॉटेप III, एमेनहॉटेप IV, और वो उनके शासनकाल के दौरान मिस्र में किस टाइम का एरा चल रहा था, कैसा टाइम चल रहा था। और फिर उसके बाद जब किंग टट आए तो किंग टट के टाइम पर कैसा मतलब जो शासन था उस टाइम पे कैसा हो गया। और फिर जब किंग टट जब शासन कर रहे थे उसी दौरान उनकी आकस्मिक मृत्यु कैसे हो जाती है। और अब इसके आगे हम लोग देखेंगे आज की स्टोरी। आज की वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी देखेंगे। ओके, अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अनएक्सपेक्टेडली तक पढ़ लिया था, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्युलेशन अबाउट हिज फेट, दैट इज वन मम्मी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट। देखो, उनकी जो प्रसिद्धि थी इस चीज़ के बिना, उनकी जो ख्याति थी और उनके बारे में जो भी उनके भाग्य के बारे में जो भी मुसीबतें थी, इन सभी चीज़ों को ध्यान में दिए बिना ही लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि टूट जो है किंग टट की जो मम्मी है वो सभी मम्मियों में से, जितनी भी और बाकी मम्मीज़ हैं उन सब में से ये एक है। मतलब कि मिस्र में ढेर सारी मम्मी की खोज हो चुकी है, उनमें से ही किंग टट की भी एक मम्मी है, क्योंकि भाई बहुत सारी हो चुकी है, बहुत सारी किंग अलग अलग तरह के लोगों की मम्मी वहाँ पे मिली, और उनमें से ही एक राजा थे जो किंग टट थे, उनकी भी मम्मी मिल गई। और फिर किसी ने पूछा भी कि हाउ मैनी, भाई ये जो मम्मी है वो कितनी हो सकती है, अभी तक मिस्र में कितनी मम्मी अभी तक मिल चुकी है। तो वहाँ पर किसी ने कहा होगा नो वन नोज, यानी कि कोई नहीं जानता कि कितनी अभी तक मम्मी की खोज की जा चुकी है। द इजिप्टियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003। और फिर जब इजिप्टियन मम्मी का एक प्रोजेक्ट चला उस टाइम पर, किस टाइम पे, 2003 के टाइम पर, उसी के आखिरी के टाइम पर, 2003 जब चल रहा था उसी के आखिरी में इजिप्टियन मम्मी को काउंट करना शुरू किया गया। फिर उसके बाद ये पता चला कि हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फॉर एंड इज़ स्टिल काउंटिंग। और उन्होंने ये भी बताया कि जब 2003 में उनकी काउंटिंग शुरू हुई तब उन्हें ये पता चला कि ये जो मिस्र में अभी तक जितनी भी मम्मी खोजी जा चुकी है उनकी गणना लगभग 600 है और उनकी अभी भी काउंटिंग स्टार्ट है, यानी कि आज के 2023 तक भी अभी भी काउंटिंग चल ही रही है। आए दिन कोई ना कोई मम्मी मिलती होगी और फिर उसमें ऐड ऑन होता जाता होगा।
इसी तरह से फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट फेज। द नेक्स्ट फेज क्या है हमारा, देखो, स्कैनिंग द मम्मी विथ अ पोर्टेबल सीटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट मैन्युफैक्चर। फिर क्या होता है, ये देखिए, जब हमारा नेक्स्ट फेज आता है, जब मम्मी को स्कैन करने के लिए ले जाते हैं, उस टाइम पर एक पोर्टेबल मशीन जो कि सिटी मशीन होती है, और जब आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारे से का सिटी स्कैन किया गया, तो उनके पास भी एक ऐसी मशीन ले गए, सिटी स्कैन वाली मशीन को। वो एक पोर्टेबल मशीन थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। उसी मशीन को जिन्होंने डोनेट किया था, उस मशीन को उसे ले गए, और उसको डोनेट करने वाले थे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी वाले थे और सीमेंस थे। जो सीमेंस भाई साहब थे, वो उन्होंने क्या किया था, वो उन्होंने उस मशीन को बनाया था, मैन्युफैक्चर करने वाले थे वो। और फिर उसके बाद आगे हमारा आता है पैराग्राफ, किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन। और जो किंग टट की जो मम्मी थी ना, वो सभी मम्मी में से ऐसी पहली मम्मी थी जिसका स्कैनिंग की गई, जिसका सिटी स्कैन द्वारा स्कैन किया गया हो। तो वो पहली ऐसी मम्मी थी जिनको स्कैन किया गया था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग लीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और जिस तरह से जब वो जीवित थे, किंग टट जब वो जीवित थे, उस टाइम पर जिस तरह से लोग उन्हें सम्मान देते थे, उसी तरह से जब किंग टट की मृत्यु हो गई, उसके बाद जब किंग टट की मम्मी को उठाया जा रहा था, तब भी लोग उतने ही सम्मान से उनकी मम्मी को उठा करके उस सिटी स्कैन में रख रहे थे। तो ये चीज़ देखिए कि भाई इजिप्ट के जो लोग हैं, उनका अपने देश की जो भी राजा थे किंग टट, उनके प्रति कितना सम्मान था, कितना अपने राजा का सम्मान वो लोग करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज इन क्रॉस। क्या होता है कि जब सिटी स्कैन वाली जो मशीन है, उसी जब मम्मी को स्कैन किया जाता है उस मशीन के थ्रू, तब जो मम्मी है उसके सिर से लेकर के पैर तक, यानी कि पूरी की पूरी मम्मी को स्कैन कर देते हैं। और उस स्कैन की मम्मी में ये बताते हैं कि 1700 जो डिजिटल रेज होती हैं, उसको क्रॉस किया गया। उनके शरीर में से 1700 एक्सरे की जो किरणें होती हैं, उनको आर पार भेजा गया, जिससे वो लोग उसकी 3D इमेज ले सकें। फिर आगे देखिए, ओके। और उन्होंने ये भी बताया कि जो टट्स का हेड है, टट्स हेड स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइस टू रजिस्टर्स इट इंट्रिकेट स्ट्रक्चर। जो टट का हेड था, उसको बिल्कुल उसकी जो जटिल संरचनाएं होती हैं, उसका बहुत ही अच्छा बिल्कुल क्लियर इमेज लेने के लिए उन लोगों ने 0.62 मिलीमीटर स्लाइस में उनका स्कैन किया गया। और फिर उसके बाद टेक्स्ट ऑन एरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और फिर उसके बाद उन लोगों ने उनका रिजल्ट निकाला विथ टट एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड। उनकी जो किंग टट थे, उनकी पूरी की पूरी बॉडी का अच्छे से बिल्कुल रिकॉर्ड उन्होंने अपने जो भी कंप्यूटर था या फिर जो भी उनके पास रिकॉर्ड करने वाला जो भी सिस्टम था, उसमें उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। A team of specialists in radiology, forensic and anatomy began to probe the secret that the wing goddess of a gladiatorial train protected for so long। देखो, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो रेडियोलॉजी क्या होती है। रेडियोलॉजी वो लोग जो स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरे करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, ये लोग वो हो गए, ठीक है। फिर आता है फॉरेंसिक। जो फॉरेंसिक वाले होते हैं, वो जैसे कि जांच पड़ताल जो भी करते हैं, वो सब फॉरेंसिक वाले हो गए। और एनाटॉमी जो है शरीर विज्ञान के जो चिकित्सक होते हैं, हमारे शरीर के बारे में जितनी भी जानकारी होती है कि भाई कौन सी हड्डियाँ कहाँ पे होती है, कितनी पसलियाँ होती हैं, जितनी भी शरीर से जुड़ी जानकारी होती है, वो एनाटॉमी वाले स्पेशलिस्ट आए थे। यानी कि 3 तरह के अलग अलग लोग आए थे। एक रेडियोलॉजी आए थे और दूसरे आए थे फॉरेंसिक वाले, और फिर उसके बाद एनाटॉमी वाले। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन किन किन लोगों ने उनकी
बॉडी का जो भी डेटा था वो रिकॉर्ड किया था इन लोगों ने। साथ ही साथ इन लोगों ने उनका सीटी स्कैन किया, उनके ऊपर स्टडी करी, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि भाई इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट है, पूरा का पूरा जो भी पार्ट है वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से सुरक्षित है। और ये सुरक्षित कैसे है, ज़रूर कोई ना कोई मतलब परी रही होगी जो उनकी जो कॉफिन था, उनके जिस कॉफिन में उनकी मम्मी रखी गई थी, उस कॉफिन में कोई ना कोई उसमें परी होगी जो जिन्होंने उनकी बॉडी की रक्षा की, या फिर जिन्होंने उनकी बॉडी की सिक्योरिटी की। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि इतने हज़ारों सालों बाद उनके शरीर के जो बॉडी पार्ट्स थे वो बहुत ही अंदर से पूरी तरह से सुरक्षित थे। और इसी वजह से उन्होंने एक अंधविश्वास के तौर पर, भाई वो मिस्र के लोग थे, और मिस्र में आपने पूरी स्टोरी में देखा ही होगा कितनी बार लोगों ने अलग अलग तरह के अंधविश्वास की बातें की। कोई कहता है जब किंग टट की मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था तो कोई कह रहा था कहीं इन्हें अभिशाप ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हमारी मृत्यु हो जाए इनकी वजह से, किंग टट की जो मम्मी है वो कहीं ऐसा ना वो गुस्सा हो जाए हम लोगों से। मतलब अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की धारणा बना रहे थे। इसी तरह से जो वहाँ के लोग थे उन्होंने भी धारणा बनाई कि भाई इतने हज़ारों साल पुरानी कोई बॉडी है और फिर उसके बाद उसकी बॉडी पार्ट्स जो है वो इतने अच्छे से कैसे सुरक्षित हैं। तो उन्हें बड़ा अचंभव हो रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ज़रूर ना कोई इसमें चमत्कार वाली बात है। तो ऐसा उन्होंने जो वहाँ के लोग थे उन्होंने ऐसा सोचा। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड दैट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स। और जिस रात जो स्कैनिंग वाला जो काम हुआ था, स्कैन जिस दिन किया गया था उनकी बॉडी का, उसी दिन उसी रात पर, यानी कि स्कैन वाली रात, जो भी वर्किंग मैन थे, जो भी उस किंग टट की बॉडी को उनकी कॉफिन से निकाल कर लेकर आए थे, उनकी बात कर रही जा रही। स्कैन वाली रात पर वर्क वाले जो लोग थे टट को एक संदूक यानी कि कॉफिन को मकबरे से उठा लाए थे। उनकी जो मकबरा था वहाँ पर कॉफिन रखा हुआ था, और उस कॉफिन से उनकी मम्मी को अपने रिसर्च सेंटर में ले आए थे। और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं देखते हैं। लाइक बेल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड अ flight of stairs into the swirling and outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। और उन लोगों ने जो भी वो होते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, जो मतलब मम्मी को उठाने वाले, उन लोगों ने उनको एक ढलान पर गए, यानी कि मम्मी को उठाया, और फिर उसके बाद एक जगह ढलान थी उस पर वो लोग गए। फिर उसके बाद कुछ जगह पे सीढ़ियाँ थी उस पर गए, और सीढ़ियों पर चढ़ कर के जब वो बाहर की तरफ है तब उन लोगों ने देखा कि भाई बाहर जो रेगिस्तान, रेतीला जो मैदान है, उस जगह पे हवा में रेत है वो मिक्स हो गई थी, और मिक्स होकर के एक बवंडर की तरह खूब तेज़ी हवा की जो रफ्तार थी वो बहुत तेज़ होती थी, और वो लोग इस चीज़ को देख के डर भी जाते हैं। फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि एक तरह की लिफ्ट होती है, उसकी हेल्प से वो लोग उन्हें एक ट्रेलर पर ले गए, यानी कि एक ट्रेलर जैसी कोई चीज़ थी उस टाइम पर, और उन्होंने फिर उस ट्रेलर पर ले गए उस मम्मी को। और फिर उसके बाद जिसमें स्कैनर रखा हुआ था, यानी कि पहले वो ट्रेलर में ले गए, ट्रेलर में ले जाने के बाद फिर उन लोगों ने स्कैनर वाली मशीन में उनकी मम्मी को रख दिया। आफ्टर दिन क्या होता है देखते हैं। 20 minutes later, 2 men emerged, sprinted for an office nearby, and returned with a pair of white plastic fans। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया दो आदमी आते हैं, 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आते हैं और दौड़ करके वापस ऑफिस में चले जाते हैं। वह 2 प्लास्टिक के जो पंखे होते हैं सिटी स्कैन में इसलिए लगाए रखे होते हैं कि भाई उस सिटी स्कैन का जो टेम्परेचर उसको लो करते रहें, उसको टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा हाई ना हो पाए, इस वजह से वहाँ पे पंखे लगे हुए होते हैं। इस वजह से तो वहाँ पर जो रेतीली हवाएं चल रही थी, उस वजह से वो जो रेत होती है वो उनके पंखों में चली जाती है, और जो मशीन होती है वो बंद हो जाती है। और जो आदमी जो भी उनके आसपास जो वर्किंग मैन होते हैं वो डर जाते हैं।
और फिर उसके बाद क्या होता है, द मिलियंस डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, पर्स ऑफ द फेरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो 10 मिलियन डॉलर खर्च करके स्कैनर जो बनाया गया था ना, वो बंद हो जाता है, क्योंकि भाई उसमें रेत चली जाती, उनके पंखों में रेत जो होती है वो उसमें चली जाती, इस वजह से वो बंद हो जाता है। और फिर जो गार्ड होता है, जो वहाँ पर जो भी रिसर्च सेंटर के पास में जो गार्ड होता है, वो भी मजाक करते हुए, लेकिन वो अंदर से डर रहा होता है, अंदर से डर करके भी बाहर से ऐसे मतलब मजाकिया अंदाज में बोलते हैं कि ये राजा का शाप है, यानी कि राजा का जो अभिशाप होता है। फिर अभी भी वही अंधविश्वास वाली बातें ही हो रही हैं वहाँ पर, अभी भी वो लोग किंग टट की जो मम्मी है ना, उससे वो लोग डर रहे हैं कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि इस बॉडी के साथ हम लोग स्टडी करेंगे इस बॉडी पे, कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे मिस्र के जो ये राजा हैं वो कहीं ऐसा ना हो गुस्सा हो जाए, तो इसी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोड्यूसर, और अंत में यानी कि आखिरकार बदले में कार्य करने वाले जो पंखे हैं वो पूरी तरह से सही हो जाते हैं और वो अपना काम कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और उन्होंने ये बाद में ये पता चलता है कि भाई जो डेटा था वो पूरी तरह से सही सलामत है, यानी कि बॉडी जो है बहुत ही सही है, कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी भी, यानी कि जो भी मम्मी है किंग टट की जो मम्मी है उसके अंदर का जो भी बॉडी पार्ट है वो बहुत ही अच्छी तरह से है, उसका एक एक चीज़ कुछ भी नहीं हुआ है, खराब बिल्कुल भी नहीं हुआ। द टेक्नीशियन टर्न्ड टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, और जो भी वहाँ के टेक्नीशियन हैं उन्होंने टुट को उन वर्कमैन के हाथों में सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए और ये जो किंग टट की मम्मी है उसको जिस जगह से आप लेकर आए हैं, यानी कि मकबरे से लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा भाई रिसर्च सेंटर वालों ने कहा कि अभी हमारी स्टडी तो कंप्लीट हो गई, यहाँ भी जो भी डेटा चाहिए था वो भी हम लोगों ने डेटा नोट कर लिया है, हमने इनका सिटी स्कैन कर लिया है, अब आप इन जो किंग टट की मम्मी है उसको उसी मकबरे में रखाइए। और फिर वो जो किंग टट की जो भी लोग किंग टट को लेकर के आए थे उन लोगों ने उसी जगह पर रख दिया जाके किंग टट की मम्मी को। और फिर उसके बाद बैक इन द ट्रेलर, और फिर जब वो लोग ट्रेलर में वापस आते हैं, जो ट्रेलर एक जगह थी, एक जगह बना हुआ था जो ट्रेलर, उस जगह पे वो लोग वापस आते हैं। अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्ट्रोनिशिंग इमेज ऑफ टू टॉन अ कंप्यूटर स्क्रीन, और उन लोगों ने किंग टट की जो भी 3D इमेज ली थी उसको कंप्यूटर स्क्रीन पे वो लोग देखते हैं। अ ग्रे हेड टू सेव फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, और जो कंप्यूटर के जो पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे बहुत ही छोटे बिंदु होते हैं, वही बिंदु आपस में मिल करके एक इमेज बनाते हैं। तो बस वही ढेर सारे बिंदु मिल कर के किंग टट के हेड की इमेज बना रहे थे, ग्रे रंग का इमेज बना रहे थे। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटल इट इन एवरी डायरेक्शन, और जो वहाँ के जो भी टेक्नीशियंस थे वो लोग जो उनका फिगर बना हुआ था 3D में जो भी इमेज बनी थी उसको हर तरफ से, हर डायरेक्शन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, मतलब हर तरह से वो लोग देख करके ये देख रहे थे कि क्या है इनकी हेड में, किस तरह से क्या क्या चीज़ें इतने सालों में डैमेज हुई, क्या नहीं हुई डैमेज, या फिर पहले के टाइम पे किस तरह की लोगों का जो हेड होता था वो किस तरह से होता था। तो वो लोग यही सब चीज़ें चेक कर रहे थे, उनके हेड पे स्टडी कर रहे थे। और फिर उसके बाद क्या होता है, नेक वर्टिब्रे अपीयर्ड एज क्लियर एज इन एन एनाटॉमी क्लास, और उन लोगों ने ये भी बताया कि भाई जो हमारी जो गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी होती है बस उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो गर्दन की हड्डी थी उसका जो इमेज था वो ठीक उसी तरह से था जिस तरह से हम लोग एनाटॉमी की क्लास में पढ़ते थे। एनाटॉमी की क्लास में जो भी हम लोग फिगर देखते थे ठीक उसी तरह था, यानी कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। और उन्होंने फिर उसके बाद बताया अदर इमेज रिवील्ड आ हैंड, और कुछ इमेज जो ऐसी थी उसमें हैंड की इमेज ली हुई थी।
सेवरल व्यू ऑफ द रिब केज, और कुछ थी पसलियों की इमेज, एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल, और कुछ इमेज ऐसी थी जिसमें स्कल था, यानी कि हमारे जो हेड होता है, सिर का जो कंकाल होता है उसकी भी थी इमेज। अदर इमेज नहीं, बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, जही हवा से स्माइल्ड, जो जही आवाज़ से वो मुस्कुराते हुए अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि भाई ये जो स्टडी का जो ये प्रेशर था ना, जो भी डिस्कवरी का जो भी प्रेशर था वो अब ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने किंग टट से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो सब कुछ ले ली गई है। किंग टट के बारे में जो भी पता लगाना था सब कुछ हमने पता लगा लिया है। अब हमारा जो भी ये जो हम लोगों ने के ऊपर ये जो डिस्कवरी का जो प्रेशर था वो ख़त्म। फिर उसके बाद क्या होता है, विजिबली रिवील्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड। और जो यही आवाज़ जी कहते हैं कि भाई जो भी किंग टट की बॉडी थी वो बहुत ही सही सलामत थी, या जो भी हम लोग को स्टडी करनी थी वो भी हो गई। जैसे लेकर आए थे वैसे ही हमने बॉडी को उसी तरह से मकबरे में रख दिया, यानी एक तरह से कहें कि जो भी काम हम लोग को करना था सब कुछ सही सही हो गया। और उन्होंने ये भी फिर बताया कि जब किंग टट की बॉडी का स्कैन नहीं किया गया था उससे एक रात पहले वो मतलब सो नहीं पाए थे, एक सेकंड के लिए भी वो पूरी रात भी नहीं सो पाए थे। और इसके बाद यही उनको टेंशन लगती थी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि किंग टट की जो बॉडी है उसे कुछ नुकसान पहुंचे। हमारी स्टडी के दौरान जब भी हम लोग अध्ययन वगैरह उस बॉडी का करेंगे, जब मम्मी का स्टडी करेंगे उस टाइम पर कुछ ना कुछ हमसे कुछ गलती ना हो जाए, उनको ये इस चीज़ की टेंशन थी। बट सारा ही काम सही सलामत हो गए, अब वो हैप्पी हैं। ही सेड आई वॉज सो वरीड, उन्होंने कहा कि भाई वो उस समय बहुत टेंशन में थी, बहुत चिंता में थी, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। लेकिन अब वो ये बात समझ गए हैं कि अब वो सो सकते हैं, और वो अब क्या कर रहे हैं, अब वो सोने जा रहे हैं। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और जब वो ट्रेलर, मैंने बताया था ना ट्रेलर के बारे में अभी, तो जब वो ट्रेलर से डिसेंडिंग मेटल स्टेयर टू द सैंडी ग्राउंड, और जो मेटल की जो भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी उस पर से उतर करके रेतीले मैदान में आते हैं। द वाइंड हैड स्टॉप्ड, जो भी हवा थी वो बंद हो गई थी। पहले मैंने बताया था ना कि तूफ़ानी हवा चल रही थी, जब किंग टट की बॉडी को लेकर के आ रहे थे उस टाइम पे बहुत तूफ़ानी हवा चल रही थी। लेकिन वो जब बाहर आए, ट्रेलर से बाहर आकर के सीढ़ियों से उतर करके रेतीले मैदान में जब आते हैं उस टाइम पर वो जो रेतीली जो हवा थी तूफ़ानी रेतीली वो बंद हो जाती है। And the winter air lay cold and still like death itself in this valley of the departed। और ये जो वैली है, ये जो घाटी है जहाँ पर लोगों को भी अंतिम विदाई दी जाती है, कुल मिला करके भैया शमशान घाट, ठीक है। वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि ये जो घाटी है जहाँ पे अंतिम विदाई दी जाती है, भाई वो ये सब घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बट कुल मिला के वो कहना चाहते हैं कि शमशान घाट के बारे में बातचीत हो रही है, मिस्र का शमशान घाट उसके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो शमशान घाट है ना, इस जगह पे सर्दी की हवा जो है वो बहुत ठंडी हो रखी है और बहुत ही शांत है इस समय। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टट्स टॉम्ब स्टूड ओरियन, और जिस जगह पर किंग टट की जो मम्मी है उसको जिस कॉफिन में रखा हुआ है, और वो जो कॉफिन है जिस मकबरे में रखा हुआ है उस जगह पर एक गेट लगा हुआ है। उसी के जिस जगह पे मतलब इनका पूरा मकबरा वगैरह बना हुआ है उसी जगह पर जस्ट ऊपर साइड आसमान में एक तारा है जिसका नेम है ओरियन, द कंस्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिश, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और उन्होंने ये बताया कि जिसे प्राचीन मिस्र, भाई मैंने अभी बताया ना कि उनकी जिस जगह पे मकबरा है उस जस्ट उसी के ऊपर आसमान में एक तारा है। और जो मिस्र वाले हैं, मिस्र के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो तारा है इसे ओडिसिस देवता कहते हैं, और ये जो भगवान है ये वो हैं जो मृत्यु के बाद जो मम्मी वगैरह होती हैं उनकी रक्षा करते हैं।
मृत्यु के बाद जैसे कि हम लोग यमराज को मानते हैं, ठीक इसी तरह से कुल मिला के यमराज समझ लीजिए। ठीक इसी तरह से जैसे कि मृत्यु के बाद जो भी बॉडी की जो भी रक्षा का काम करता है वो वही तारा करता है, और उस तारे को मिस्र में एक तरह से देवता के रूप में मानते हैं, ओरिसिस मानते हैं। ओरिसिस एक देवता वहाँ के, तो वही बता रहे हैं कि भाई ये जो ओरिसिस तारा है ये यहाँ की मृत्यु के बाद जो भी गार्ड कर रहे हैं उसके देवता हैं, और ये किंग टट की रक्षा कर रहे हैं। और ये जो बालक राजा हैं, बालक राजा कौन, किंग टट, उनकी निगरानी में रखे हुए हैं। किनकी निगरानी में रखे, ओरिसिस जो देवता है उनकी निगरानी में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है, और आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज से ये स्टोरी होती है दाइन। थोड़ी स्टोरी काफ़ी बोरियत वाली थी, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा था ही नहीं, स्टोरी जैसा कुछ था नहीं। इसमें काफ़ी फैक्ट थे, काफ़ी डेटा था। अगर आप लोग इस फैक्ट और डेटा को सही से समझेंगे, और ये जो स्टोरी है इसको कैरेक्टर वाइज समझेंगे। कैसे कैरेक्टर वाइज, जैसे कि मैंने बताया था हावर्ड कार्टर और एमेनहोटेप IV, एमेनहोटेप III, जही हवास, इस तरह के नेम दिए थे ना मैंने। तो बस इस स्टोरी में ऐसे ही समझिएगा कि किस काम को किसने किया था, हावर्ड कार्टर ने क्या किया था, जही हवास ने क्या किया था। अगर आप इस तरह से कैरेक्टर वाइज से स्टोरी समझ लेंगे ना, तो आप आसानी से अपनी जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज बस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो किंग टट की मम्मी थी, आखिरी में क्या होता है भाई, आखिरी में इनकी मम्मी वहीं पे पहुंचा दी जाती है, और वो जो रिसर्च सेंटर वाले होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, फिर उसके बाद आएगी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे, फिर उसके बाद हमारा कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही है। फिर अगर आपको कुछ और MCQ अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। वैसे मैं सोच रही थी MCQ लाने के लिए, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया, तो भी अभी नहीं लाऊंगी। जब आप लोग कहेंगे MCQ लाइए तभी लाऊंगी। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ MCQ लाना, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं कि MCQ आपको चाहिए या फिर नहीं। MCQ वाली वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मैं ज़रूर लाऊंगी MCQ वाली वीडियो। ठीक है, वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाली तो वीडियो लानी ही है मुझे, और कल परसों तक आ जाएगी शॉर्ट वाली भी, और फिर परसों नरसों लॉन्ग वाली भी आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।